Hello dear TYPSC. In the last lecture we have seen the complement activation pathway, and also along with that before the complement activation pathway we have seen phagocytosis, and in this lecture we are going to learn the third type of pathway or the cascade, which is coagulation pathway or coagulation system, which involves generally it involves the prevention of the blood loss from the डैमेज ऑफ द ब्लड वेसल. तो अगर कभी ब्लड वेसल डैमेज हो जाए या फिर कोई इंजरी हो जाए तो ज़्यादा ब्लड लॉस ना हो. वी ऑल नो इसकी वजह से क्लॉटिंग होता है, एंड वो क्लॉटिंग कैसे होता है, वो क्यों होता है, इस ये सब होने के लिए क्या लगता है, कौन से फैक्टर्स लगते हैं, वी आर गोइंग टू सी इन दिस पर्टिकुलर पीपीटी. सो कोयागुलेशन वी ऑल नो, कॉमन लैंग्वेज में इट इज़ नोन एज द क्लॉटिंग. तो ब्लड लॉस प्रिवेंट हो, कि अगर कहीं इंजरी हो जाए तो आपको पता है कि क्लॉट फॉर्मेशन होता है, नहीं हुआ तो वी कॉल्ड इट एज अ हेमोफीलिया, एक डिसीज़ है वो. बट अगर क्लॉटिंग हुआ तभी हमारे जो ब्लड वेसल्स है उनसे या फिर टिश्यू से ब्लड लॉस नहीं हो पाता. अगर आप इमेजिन करो, अगर कहीं इंजरी हुई हो एंड देन क्लॉटिंग ना हो, तो वी कैन इमेजिन कंटिन्यूसली ब्लड लॉस होता रहेगा, एंड एट वन स्टेज ऑल ऑफ आवर बॉडी ब्लड will get like lost. So that is why clotting is very important mechanism and phenomenon in our body. So इसको होने के लिए एक कैस्केड सिस्टम होती है, एक पाथवे होता है विच इज़ नोन एज कोएगुलेशन पाथवे. और उसकी या फिर उसको एक हेमोस्टैसिस भी बोला जाता है. व्हाट इज hemostasis? It is a process. Now hemo and stasis, hemo means, now we all know hem means blood, and stasis means the halting of that blood flow का halting करना is known as hemostasis, and it is very important phenomenon. तो ये hemostasis जो है, it is going to take place as a primary and the secondary hemostasis. तो जो प्राइमरी फंक्शन है इसका कि वो क्लॉट फॉर्मेशन करता है, बट वो क्लॉट जो होता है वो इतना लाइक स्ट्रॉन्ग नहीं होता. तो इसके लिए वी नीड टू परफॉर्म द सेकेंडरी हेमियोस्टेसिस, और उसके वजह से क्या होता है, वो क्लॉट जो है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है एंड ब्लड फ्लो इमिडिएटली स्टॉप हो जाता है. तो इसके वजह से दिस टू पाथवेज, दिस इज़ नॉट द थिंग कि वो दोनों पाथवे अलग अलग होंगे. दिस टू पाथवेज वर्क हैंड इन हैंड, दैट वो साइमल्टेनियसली दे विल टेक प्लेस. एंड बट सेकेंडरी जो ये है पाथवे या हेमोस्टैसिस, इट विल लाइक टेक सम टाइम टू हैपन, वो फाइनल प्रोडक्ट देगा. बट जो प्राइमरी और सेकेंडरी शुरू तो साथ में होते हैं बट ख़त्म सेकेंडरी बाद में होता है. सो इट इज़ नोन एज द हेमोस्टैसिस, जो एक इम्पॉर्टेंट फिनोमिनॉन है इन द बॉडी टू परफॉर्म द ब्लड क्लॉटिंग. So coagulation, we all know in the scientific term, it is a major hemostatic function responsible for prevention and termination of bleeding फॉलोइंग द इंजरी. तो अगर इंजरी हो बॉडी में तो ब्लीडिंग ज़्यादा एक्सेस ना हो एंड वो ब्लीडिंग अवॉइड हो, इसके लिए वी लाइक हमारे बॉडी में देयर इज़ अ सिस्टम ऑफ कोएगुलेशन. So now talking about, as I told you that this primary and the secondary hemostasis works hand in hand, but in this ppt we are going to see the secondary hemostasis, जो बहुत important है, because primary hemostasis से जो clot form होता है, primary clot we call it as, जो primary clot है, it is not very strong. वो एज इन ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं हो पाता या कर पाता ब्लड को. दैट इज़ वाई हमें सेकेंडरी क्लॉट की ज़रूरत पड़ती है, या फिर सेकेंडरी जो है हेमोस्टैसिस की ज़रूरत पड़ती है, सो दैट कि वो प्राइमरी क्लॉट को लाइक सेकेंडरी जो हेमोस्टैसिस है उसमें दे हैव दैट प्रॉपर्टी दैट दे डू द मेश लाइक स्ट्रक्चर, वो फॉर्म करते हैं क्लॉटिंग का. तो मेश लाइक स्ट्रक्चर की वजह से वो ज़्यादा फर्म और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, एंड दैट इज़ हाउ ब्लड फ्लो रुक जाता है फ्रॉम द डैमेज वेसल और डैमेज टिश्यू. तो इसके जो है सेकेंडरी हेमोस्टैसिस और उसको जो है कोएगुलेशन कैस्केड बोला जाता है. अब मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था कॉम्प्लीमेंट में कि जो भी ये हमारे कैस्केड में जनरली जो कैस्केड प्रोसेसेस होती है, जो एक सीरियल लाइन में फंक्शन होती है, लाइक वी हैव सीन इन द कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स आल्सो,
तो उनके जो प्रोटीन्स होते हैं वो फ्री फॉर्म में दे ट्रैवल इन द ब्लड, बट व्हेन दे गेट एक्टिवेटेड तो वो एक एक्टिवेट होकर दूसरे को एक्टिवेट करके दूसरा तीसरे को एक्टिवेट करते हैं। ऐसे उनका एक रोल होता है और एक सीरियली एक्टिवेट होने की प्रॉपर्टी होती है। सो वैसे ही यहाँ पे भी जो कोएगुलेशन कैस्केड है, दिस प्रोटीन्स आर ऑल्सो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में रहती है, दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द ब्लड एंड एज अ फॉर्म ऑफ zymogens और द इनएक्टिवेटेड फॉर्म प्रोएंजाइम्स वी कैन कॉल इट एज, एंड वो एक दूसरे को एक्टिवेट करके फाइनल प्रोडक्ट जो है वो बनाती है। सो यही होता है इनका काम। एंड ये जो है जनरली दो पाथवेज में होते हैं, लाइक एक्सट्रेंसिक पाथवे एंड इंट्रेंसिक पाथवे। नाउ ये जो क्लॉटिंग है, क्लॉटिंग का मैं पहले आपको फिनोमिनॉन बताती हूँ। तो इसमें क्या होता है, हमारी जो एक्सट्रेंसिक पाथवे हो या इंट्रेंसिक पाथवे हो, उनमें ये डिफरेंस है कि अगर इंजरी जो है या ट्रॉमा जो है हमारे, इफ़ इट इज़ टू द टिश्यू देन वो एक्सट्रेंसिक पाथवे एक्टिवेट करेगा, और अगर ट्रॉमा या इंजरी या फिर जो भी डैमेज है इट इज़ टू द ब्लड वेसल्स और ब्लड, देन इट विल एक्टिवेट द इंट्रेंसिक पाथवे। तो यही इनका बेसिक डिफरेंस है कि अगर टिश्यू में कुछ डैमेज हो देन एक्सट्रेंसिक पाथवे विल गेट एक्टिवेटेड, एंड इफ देयर इज द डैमेज टू द ब्लड वेसल डायरेक्टली देन इट विल लीड टू द एक्टिवेशन ऑफ द इंट्रेंसिक पाथवे। बट दिस टू पाथवे लाइक उनका एक ही एम है, एक एम है, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द फैक्टर 10, सॉरी फॉर्मेशन ऑफ द फैक्टर 10 विच गेट्स एक्टिवेटेड। और वो क्या करेगा फैक्टर 10, वो विद द फैक्टर 5 एंड द कैल्शियम आयन फैक्टर 5A एंड अलॉन्ग विद दैट सम अदर को फैक्टर्स, उसके मदद से वो क्या करेगा, मतलब हमारा इन दोनों पाथवे का क्या है, एम है कि वो फैक्टर 10 को एक्टिवेट करे, क्योंकि फैक्टर 10 क्या करने वाला है, वो एक्टिवेट होके फैक्टर 10A में कन्वर्ट होगा। फैक्टर 10A क्या करेगा, फिर वो एक्टिवेट करेगा प्रोथ्रोम्बिन को। कैसे, तो वो क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन का कन्वर्जन करेगा इनटू द थ्रोम्बिन, और थ्रोम्बिन क्या करेगा, फिर वो आगे जाके फाइब्रिन का एक्टिवेशन, फाइब्रिनोजेन का एक्टिवेशन करेगा। फाइब्रिनोजेन जो है वो फाइब्रिन फॉर्म करेगा, फाइब्रिनोजेन कन्वर्ट होगा फाइब्रिन में। फाइब्रिन क्या है, वो एक मोनोमर्स है। वो कैसे फॉर्म होंगे, एज एन मोनोमर, फाइब्रिन के डिफरेंट मोनोमर्स फॉर्म होंगे। वो इतने इतने एक्टिव नहीं है, इसके वजह से क्या होगा, वो मोनोमर फॉर्म में होंगे, तो क्लॉट इतना स्ट्रांग नहीं होगा। तो उसको स्ट्रांग करने के लिए उनका कुछ स्टेबलाइजेशन फैक्टर रिलीज होंगे, फाइब्रिन मोनोमर्स एंड कैल्शियम आयंस को बाइंड करेंगे, एंड इससे जो है एक एक्टिव क्लॉट फॉर्म होगा। तो यही अलॉन्ग विद दैट इनको हेल्प कौन करेगा, फैक्टर 13। तो ये सब मिल के जो है क्लॉट फॉर्मेशन करते हैं। तो ये दोनों पाथवे का एम क्या है, फैक्टर 10 को फॉर्म करना। फैक्टर 10 आगे जाके फिर प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करेगा, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा। थ्रोम्बिन क्या करेगा, फाइब्रिनोजेन को एक्टिवेट करेगा, फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा। ये फाइब्रिन क्या है, एक मोनोमर है, इसका कुछ काम इतना, मतलब इसका इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो क्लॉट फॉर्म करे। तो इसकी वजह से क्या करेंगे, फिर ये फैक्टर 13 आएंगे उसको हेल्प करने के लिए, कैल्शियम आयंस आएंगे, एंड दे विल टुगेदर फॉर्म द मेश लाइक स्ट्रक्चर। अलॉन्ग विद दैट न्यूट्रोफिल्स आपको पता है वो भी क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। तो डिफरेंट सेल्स भी आएंगे जो क्लॉटिंग में रोल प्ले करते हैं। वो सेल्स सब मिल के दे विल फॉर्म अ एक्टिव क्लॉट। तो यही एक ओवरऑल आपको मैंने ओवरव्यू दिया, ये फंक्शन है। थोड़ी यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स है, थोड़े प्रोटीन्स जो है वो डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड है, बट विथ प्रैक्टिस यू विल लर्न इट एंड यू विल एनालाइज इट। सो नाउ टॉकिंग अबाउट द इंट्रेंसिक पाथवे। इंट्रेंसिक पाथवे की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बोला, इंट्रेंसिक पाथवे तब एक्टिवेट होता है जब ट्रॉमा डायरेक्टली ब्लड पे आता है। अगर ब्लड वेसल पे इंजरी हो, या फिर हमारा जो ब्लड है, आपको पता होगा हमारी स्किन पे जो एपिडर्मिस होती है उसके बिलो कोलेजन प्रोटीन्स होते हैं। तो वो कोलेजन प्रोटीन के अगर कांटेक्ट में ब्लड आ जाए, मतलब अगर ब्लड वेसल को इंजरी हो और वो ब्लड डायरेक्टली कांटेक्ट में आए जो हमारा फैक्टर है विच इज़ कोलेजन प्रोटीन के अगर कांटेक्ट में आए जो हमारे स्किन के बीनीथ प्रेजेंट रहता है, तो हमारा ये पाथवे एक्टिवेट हो जाता है। रिमेंबर दिस पॉइंट, इंट्रेंसिक पाथवे गेट्स एक्टिवेटेड जब हमारा ब्लड को ट्रॉमा फील हो, या फिर उनको जो है इंजरी हो हमारे ब्लड वेसल को, तब ये एक्टिवेट होता है। ऑब्वियसली ब्लड वेसल को इंजरी हुई तो ब्लड थोड़ा सा रिलीज होगा, ब्लड जाके थोड़ा सा कोलेजन पे कोइंसाइड होगा, दैट इज़ हाउ
दिस पाथवे इज़ गोइंग टू गेट एक्टिवेटेड। तो ये पाथवे एक्टिवेट होने के बाद अभी क्या होता है आगे जाके, सो इट विल एक्टिवेट द फैक्टर 12। सो यू कैन सी इन द डायग्राम, सो आई विल शो यू। तो ये फैक्टर 12 को जो है वो एक्टिवेट करता है। फैक्टर 12 विल गेट एक्टिवेटेड इनटू लाइक वो एक्टिवेट होने के बाद वो फैक्टर 10 को 11 को एक्टिवेट करेगा। तो ये फैक्टर 11 एक्टिवेट हो जाएगा। अब जब फैक्टर एक्टिवेट होता है ना, सपोज 12 हो, तो वो एक्टिवेट होने के बाद कन्वर्ट होता है 12A में, दैट इज फैक्टर 12 एक्टिवेटेड। तो फैक्टर 12 फर्स्टली एक्टिवेट होगा यहाँ पे, एंड इट विल कन्वर्ट द फैक्टर 11 टू दी लाइक इट विल एक्टिवेट द फैक्टर 11। वेट अ मिनट, आई विल रफ इट ऑफ। सो फैक्टर 11 एक्टिवेट होने के बाद वो फैक्टर 9 को एक्टिवेट करेगा। फैक्टर 9 एक्टिवेट हो जाएगा। फैक्टर 9 फिर विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम आयंस इट विल एक्टिवेट द फैक्टर 10, और फैक्टर 10 ऐसे एक्टिवेट होगा। और वो हमारा एम है इस पाथवे का, मतलब इस पाथवे का एम है दैट इट नीड्स टू एक्टिवेट द फैक्टर 10, जो आगे जाके फिर प्रोथ्रोम्बिन वगैरह को एक्टिवेट करेगा। बट हमारा एम क्या है इस पाथवे का, दोनों भी पाथवे का एम है फैक्टर 10 को एक्टिवेट करना। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि पहले सबसे पहले फैक्टर जो है फैक्टर 12 विल गेट एक्टिवेटेड। व्हाई? व्हेन ब्लड गेट्स कॉन्टैक्ट विद लाइक ब्लड कॉन्टैक्ट में आएगा विद द कोलेजन, इट विल गेट एक्टिवेटेड which is factor 12. Factor 12 will get activated, it will lead to the activation of factor 11. Factor 11 will get activated, and it will activate factor 9. Factor 9 will get activated, and it will finally activate factor 10 with the help of some calcium ions, and along with that factor 8 also will be activated, और वो भी जो है help करेगा to the factor 9 टू एक्टिवेट फैक्टर 10। तो फैक्टर 10 हमारा मेन एम है, उसको एक्टिवेट करना है। तो आप ये रिमाइंड कर लो कि कैसे कौन एक्टिवेट होता है। रिमेंबर द सीक्वेंस, 12 एक्टिवेट करेगा 11 को, 11 एक्टिवेट करेगा 9 को, 9 एक्टिवेट करेगा फिर 9 और 8 मिलके जो है 10 को एक्टिवेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम आयन। तो यही इनका फंक्शन है कि हमें फैक्टर 10 को एक्टिवेट करना है, और फैक्टर 10 फिर आगे जाके कुछ फंक्शनिंग करेगा जो हम फिर देखेंगे कॉमन पाथवे में। देन एक्सट्रेंसिक पाथवे की बात करें तो जैसे मैंने आपको बोला कि जो हमारा इंट्रेंसिक पाथवे इट एक्टिवेट्स व्हेन देयर इज अ ट्रॉमा ऑन ब्लड। हियर दिस पाथवे गेट्स एक्टिवेटेड व्हेन देयर इज ट्रॉमा ऑन टिश्यू। मतलब अगर टिश्यू पे कुछ इंजरी हो, टिश्यू पे कुछ स्ट्रेस हो, देन ओनली इट गेट्स एक्टिवेटेड। अब वो कैसे एक्टिवेट होगा, क्योंकि अगर टिश्यू पे कुछ ट्रॉमा या इंजरी हुई हो तो वहाँ पे एक टिश्यू फैक्टर जिसको हम थ्रोम्बोप्लास्टिन भी बोलते हैं, इट गेट्स एक्टिवेटेड। तो वो थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होता है। इसकी वजह से, थ्रोम्बोप्लास्टिन की वजह से क्या होता है, इट एक्टिवेट्स द फैक्टर नंबर 7। फैक्टर नंबर 7 जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, वो जाके फैक्टर नंबर 10 को एक्टिवेट करेगा। जो हमारा एम है, हमें फैक्टर नंबर 10 को एक्टिवेट करना है। तो फैक्टर नंबर 10 यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है। बहुत सिंपल एक्सट्रेंसिक पाथवे। हियर व्हाट हैपन, टिश्यू फैक्टर जो है वो रिलीज हो जाता है अगर टिश्यू को कुछ इंजरी हो, दैट इज थ्रोम्बोप्लास्टिन। और थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेगा फिर, इट विल एक्टिवेट द फैक्टर 8 एंड अलॉन्ग विद द फैक्टर 7 एंड अलॉन्ग विद द कैल्शियम आयन, वो दोनों मिलके फिर फैक्टर 10 को एक्टिवेट करेंगे। बस यही हमारा एक्सट्रेंसिक पाथवे इज़ वेरी लाइक सिंपल टू अंडरस्टैंड। सो इन दोनों का कॉमन पाथवे क्या है फिर, अभी ये आगे जाके क्या करते हैं। सो एज आई टोल्ड यू, मैं आपको इसकी समरी देती हूँ पहले। सो हियर यू कैन सी, यहाँ पे आप देख सकते हो जब हमारा सरफेस कांटेक्ट हो तब आवर फैक्टर 12 गेट्स एक्टिवेटेड। मतलब हमारा जो ब्लड है, इफ इट गेट्स इनटू कांटेक्ट विद द कोलेजन विच इज़ अ सरफेस प्रोटीन, तो वो फैक्टर 12 को एक्टिवेट करेगा। फैक्टर 12 विल गेट एक्टिवेटेड, वो फैक्टर 11 को एक्टिवेट करेगा। फैक्टर 11 को जो है एक्टिवेट होने के बाद फैक्टर 9 एक्टिवेट हो जाएगा। फैक्टर 9 विल गेट एक्टिवेटेड, वो फैक्टर 8 के साथ, कैल्शियम आयन के साथ, और एक और फैक्टर यहाँ पे प्लेटलेट मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड याद रखना हो तो, एंड इट विल एक्टिवेट द फैक्टर 10। जो हमारे दोनों पाथवेज का एक ही एम है कि उनको, ओके आई विल शो इट लाइक दिस, उनको जो है दे नीड टू एक्टिवेट दिस फैक्टर 10। उनका मेन एम है, उनको फैक्टर 10 को एक्टिवेट करना है। एक्सट्रेंसिक पाथवे इज़ वेरी वेरी इजी। तो वो क्या होगा, जब टिश्यू डैमेज होगा तो टिश्यू फैक्टर रिलीज होगा विच इज़ थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो वो क्या करेगा, फैक्टर 7 को एक्टिवेट करेगा, और फैक्टर 7 जाके फैक्टर 10 को एक्टिवेट करेगा। इतना ईजी है ये एक्सट्रेंसिक पाथवे।
बस यहाँ पे एक ही फैक्टर है, एक टिश्यू फैक्टर एंड एक होता है फैक्टर नंबर 7। तो अभी ये, अब ये ना बोल रहे हम कि फैक्टर 8 फैक्टर 7 ये सब क्या है। तो फैक्टर 12 जो है इट इज़ अ हेमिक लाइक हैजमन फैक्टर, जो एक सेरिन प्रोटीएज है, मतलब इट इज़ अ प्रोटीएज। ऑब्वियसली प्रोटीएजेस एंजाइम्स ही होते हैं, ये जो भी फैक्टर्स है एंजाइम्स होते हैं। देन जो फैक्टर नंबर 11 है इट इज़ अ थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, और फैक्टर मतलब इट इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ द एंजाइम ओनली। फैक्टर 9 इज़ द क्रिसमस फैक्टर, उसको बोला जाता है, इट इज़ अगेन अ सेरिन प्रोटीएज। फैक्टर नंबर 7 इज़ अ सेरिन प्रोटीएज अगेन। एंड फैक्टर नंबर 8 इट इज़ अ फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर और द एंजाइम विच इज़ ट्रांसग्लूटामिनेज। यहाँ पे जो भी हमने फैक्टर्स देखे वो सब एक साथ रोल करके फैक्टर नंबर 10 को एक्टिवेट करते हैं। और फैक्टर नंबर 10 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट। वो क्या करता है, अभी हमने ये जो दोनों पाथवेज देखे उनका एक ही फंक्शन है। तो यहाँ पे हमने देखा कि फैक्टर नंबर 10 एक्टिवेट हो जाता है। तो ये फैक्टर नंबर 10 क्या करेगा, फिर इसका क्या रोल है, तो ये क्या करेगा, हमारा जो प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन है वो उसको एक्टिवेट करेगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारा प्रोथ्रोम्बिन विल बी कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बिन, आपने शायद ये नाम सुना भी होगा। तो ये थ्रोम्बिन फॉर्म होगा यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम आयंस। और वो क्या करेगा, थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन का एक्टिवेशन करेगा, उसका फाइब्रिन ऐसे मोनोमर्स में फॉर्मेशन करेगा। अब ये मोनोमर्स लाइक सेपरेट है, थोड़े वीक है, वो बाउंडेड नहीं है, इसकी वजह से क्लॉट थोड़ा वीक फॉर्म होगा। तो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए सम लाइक एक्टिवेटिंग फैक्टर्स या कुछ स्टेबलाइजिंग फैक्टर्स पिक्चर में आएंगे और वो इनको बाइंड करेंगे एक दूसरे के साथ, एंड इट विल ऑल्सो यूज़ द कैल्शियम आयंस। और ये सब मिलके क्या करेंगे, फिर फाइब्रिन को क्रॉस लिंक करके, अलॉन्ग विद दैट फैक्टर नंबर 13 भी यहाँ पे रोल प्ले करता है। और उसके साथ कुछ हमारे जो बॉडी के सेल्स होते हैं लाइक न्यूट्रोफिल्स, वो भी यहाँ पे आएंगे। ये सब मिलके फाइब्रिन को क्रॉस लिंक करके एक मेश लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, एक मेश लाइक क्लॉट फॉर्म करेंगे जो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। एंड फाइनली हमारा जो ब्लड फ्लो है वो स्टॉप हो जाएगा। सो यही है हमारे दो पाथवेज जो टुगेदर दे वर्क, टुगेदर दे फॉर्म द क्लॉट एंड मेश लाइक स्ट्रक्चर जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो फाइनली हमारे ब्लड फ्लो को रोकने वाला है। सो इट इज़ द मेजर पाथवेज जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द कोएगुलेशन। इसके वजह से इनको कोएगुलेशन कैस्केड भी बोला जाता है। सो थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, स्पेशली इन द केस ऑफ द इंट्रेंसिक पाथवे जहाँ पे थोड़े ज़्यादा फैक्टर्स इन्वॉल्व है। एक्सटेंसिक पाथवे में जस्ट फैक्टर नंबर 7 इज़ इन्वॉल्व, एंड अलॉन्ग विद दैट एक फैक्टर इज़ देयर विच इज़ टिश्यू फैक्टर, जिसको अगर नाम याद रहे तो अच्छा है, थ्रोम्बोप्लास्टिन भी बोला जाता है। तो ये सब मिलके बस फैक्टर 10 को एक्टिवेट करेंगे। और फैक्टर 10 आपको पता है वो प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करेगा, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होके फिर फाइब्रिनोजेन को एक्टिवेट करेगा, वो फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाएगा। फाइब्रिन विद द हेल्प ऑफ फैक्टर नंबर 13 और फिर कैल्शियम आयंस के मदद से इट विल गेट कन्वर्टेड लाइक उसका और स्टेबलाइजिंग फैक्टर्स पिक्चर में आएंगे, और इवन न्यूट्रोफिल्स की मदद से वो एक मेश लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा एंड एक्टिव क्लॉट फॉर्म करेगा जो बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो दिस इज़ अबाउट द कोएगुलेशन कैस्केड। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, एंड इन द नेक्स्ट lecture we are going to learn the last thing about this chapter, which is inflammation. So please do comment if you don't understand some points or some things in this PPT. Thank you.